हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का जीएस आइलैंड में। हम सौर मंडल पढ़ रहे थे। ये हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है। पहले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमारा सौर मंडल बना था और कैसे ब्रह्मांड बना था। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे तारे बनते हैं, उनमें कैसे नाभिकीय संलयन होता है। ये सब देखा था। अब उसके आगे हम देखेंगे नक्षत्र मंडल, कॉन्स्टेलेशन। नक्षत्र मंडल क्या होता है? जब तारे एक निश्चित आकृति बना लेते हैं तब उनको नक्षत्र मंडल बोला जाता है। अब तक ब्रह्मांड में ज्ञात कुल 88 नक्षत्र मंडल हैं। अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख नक्षत्र मंडल। जैसे पहला है हमारा ये ओरियन। ओरियन जिसे द हंटर के नाम से बोला जाता है। द हंटर के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये हंटर जैसा दिखाई देता है, शिकारी जैसा, इसलिए इसको द हंटर बोला जाता है। दूसरा है हमारा सिग्नस, जो एक्स जैसा दिखाई देता है। अगला है कैसियोपिया, जो डब्लू जैसा या एम जैसा दिखाई देता है। अगला एक और अर्सा मेजर या ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है, जिसे ये भी याद रखना है। अब आगे देखते हैं हमारा सन। पहले बात करते हैं सन के संगठन की, यानी कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब ये किससे बना हुआ है। तो हमारा जो सन है वो मेन रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन 71% और हीलियम 25% है रफली। आगे देखते हैं इसका बाहर। तो हमारे जो सूर्य का बाहर है वो लगभग 99.86% है पूरे सौर मंडल का। यानी कि सौर मंडल में से 99.86% केवल अकेला सूर्य के पास बाहर है टोटल सौर मंडल का। और जो सन का तापमान है, सूर्य का तापमान, वो इसके सेंटर में यानी केंद्र में 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। और जो सतह है, सतह पर 5500 डिग्री सेल्सियस है। हमने देखा था जब नाभिकीय संलयन पढ़ रहे थे, नाभिकीय संलयन, तब देखा था कि नाभिकीय संलयन स्टार्ट होने के लिए 15 मिलियन केल्विन तापमान चाहिए कम से कम। उसके बाद क्या होगा, नाभिकीय संलयन प्रारंभ हो जाएगा। तो हमारे सन में जो है ना 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान है केंद्र में। और हमारे सन की जो आयु है वो लगभग 4.6 अरब वर्ष है। आगे देखते हैं इसकी संरचना। संरचना मतलब ये कैसा बना हुआ है। तो इसकी संरचना को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला तो हम देखेंगे कि इसके अंदर में क्या है। अंदर के हिसाब से हम इसको बांट देंगे आंतरिक परतों में, इसकी जो अंदर की इसमें परतें हैं, और बाहर की परतें। बाहर जो जैसी संरचना है उनको बाहरी परतों में बांट देंगे, बाहरी परतें हो जाएंगी वो। अब जो आंतरिक परतें हैं ना, वो 3 भागों में बांटी गई हैं। सबसे पहले हमारा क्रोड आएगा, जो सूर्य का कोर है, जहाँ पे कोर में जहाँ पे नाभिकीय संलयन हो रहा है। नाभिकीय संलयन यानी कि हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना रहे हैं और ऊर्जा मुक्त हो रही है। पहला तो हो गया कोर, जहाँ पे ऊर्जा बन रही है। उसके बाद जो आएगा उसे बोलते हैं रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन यानी कि विकिरण क्षेत्र। यहाँ पे क्या होगा, जो ऊर्जा बनी है कोर में वो विकिरण के द्वारा बाहर की ओर ले जाई जाएगी। हमने देखा था जब देख रहे थे तारे बन रहे थे तब क्या हो रहा था, उनमें 2 बल काम कर रहे थे, F1 F2। F2 बल हमने माना तो जो अंदर से बाहर की ओर लग रहा है, जो ऊर्जा से बन रहा है बल, तो वही बल यहाँ पे काम करना चालू कर देगा अपना, और क्या करेगा, विकिरण के माध्यम से जो ऊर्जा है उसको बाहर की ओर ले जाएगा। और जो विकिरण है यहाँ पे वो फोटॉन के माध्यम से होगा। इसके बाद वाली जो परत होगी उसे कॉन्वेक्शन जोन बोलेंगे।
कॉन्वेक्शन जोन यानी कि संवहन क्षेत्र। इस परत में क्या होगा, जो ऊर्जा आ रही है, अब क्या होगा, जब तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इसमें जो गैसें हैं, गैसें वो आयनित होने लगेंगी। गर्म करने पर गैसें आयनित हो जाएंगी, और जो गैस आयनित हो जाती है जब बहुत ज्यादा, तो उनको प्लाज्मा बोला जाता है। प्लाज्मा। तब क्या होगा, इस संवहन क्षेत्र में जो प्लाज्मा है, जो प्लाज्मा जब गैसें बहुत ज्यादा गर्म हो गई हैं, वो क्या करेगा, संवहन के माध्यम से ऊपर की ओर आएगा। मतलब क्या होगा कि जो नीचे प्लाज्मा होगा कोर के पास वाला, वो गर्म होगा, उसके बाद क्या करेगा, गर्म प्लाज्मा ऊपर उठेगा और ठंडा प्लाज्मा ऊपर से नीचे जाएगा। यही प्रक्रिया चलती रहेगी लगातार यहाँ पे कन्वेक्शन जोन में। आगे देखते हैं बाहरी परतें। बाहरी परतों में क्या आएगा हमारा, प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर, जिसे प्रकाश मंडल बोलते हैं। प्रकाश मंडल ये सूर्य की वह परत है, वह परत जो हमें दिखाई देती है। ये वही परत है जो हम देखते हैं, यही परत है दिखाई देती है। अब इस प्रकाश मंडल के बाद होता है हमारा वायुमंडल, जो सन है उसका वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, और इस एटमॉस्फेयर में दो परतें आती हैं, एक तो क्रोमोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर यानी बर्ड मंडल, और दूसरा हमारा कोरोना। कोरोना, कोरोना क्या होता है, सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी परत, सूर्य की सबसे बाहरी परत, और ये बहुत पतली होती है, ऐसे दिखाई नहीं देती है। जब कभी सूर्य ग्रहण लगता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब पूरा सूर्य चंद्रमा के पीछे छिप जाता है, तब हमें ये पतली सी रिंग जैसी दिखाई देती है। ऐसे जैसे ये सन है और उसके पीछे जब चंद्रमा आ जाएगा तो इसको ढक लेगा पूरा ऐसे करके, तब सिर्फ एक रिंग जैसी दिखाई देगी। बर्ड मंडल क्या होता है, ये प्रकाश मंडल के एकदम ऊपर होता है और ये लाल रंग का दिखाई देता है। ये भी ऐसे नहीं दिखाई देता है, ये भी सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है, लाल रंग का। यहाँ पे देखते हैं चित्र में, सबसे पहले तो हमारा ये कोर है, उसके बाद यहाँ पे आएगा रेडिएटिव जोन, जहां से फोटॉन्स रेडिएशन के माध्यम से, विकिरण के माध्यम से बाहर की ओर जाएंगे। उसके बाद आएगा हमारा कॉन्वेक्शन जोन, जहाँ पे गर्म प्लाज्मा ऊपर की ओर उठेगा, कोर से ऊपर बाहर की ओर निकलेगा यहाँ पे। उसके बाद हमारा आएगा फोटोस्फीयर, जो यहाँ पे दिख रहा है, ये फोटोस्फीयर है पूरा। अब यहाँ फोटोस्फीयर में हम देख रहे हैं कि कुछ कण जैसे दिखाई दे रहे हैं, कण जैसे, दाने जैसे, इनको बोला जाता है सौर कणिकाएं, सन ग्रेन्युल्स। यहाँ पे क्या होता है, जो सौर कणिकाएं हैं वो प्रबल क्षेत्र होते हैं, प्रबल क्षेत्र जहाँ से प्लाज्मा बाहर आता है। प्लाज्मा या हमारी ऊर्जा जो है वो बाहर निकलती है और ये पूरे सौर सतह पर फैले रहते हैं। जो हमारी पूरी सौर सतह है उस पर फैले रहते हैं। आगे क्या है हमारा, सौर कलंक, सनस्पॉट। सनस्पॉट क्या होते हैं, बे क्षेत्र होते हैं, बे क्षेत्र होते हैं जहां से प्लाज्मा या ऊर्जा नहीं निकल रही होती है। और ये जो क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र के, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है सन का, चुंबकीय क्षेत्र के प्रबल क्षेत्र है यहाँ पे।
प्रबल क्षेत्र यानी कि यहाँ पे इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड होगा, इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड। आगे देखते हैं अब सोलर फ्लेयर्स, सौर ज्वाला। अब क्या होता है, जो हमारे सन ग्रेन्युल्स थे, वहां से तो प्लाज्मा निकल रहा था, प्लाज्मा या ऊर्जा निकल रही थी, लेकिन जो हमारे सन स्पॉट थे वो ऐसे ही खाली पड़े थे। चित्र में देखते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये हैं सन स्पॉट, जो काले काले धब्बे जैसे दिखाई दे रहे हैं ये। अब क्या होता है, जो हमारे सन स्पॉट वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में उलझ जाती हैं, आपस में उलझ जाती हैं। और जब वो उलझ जाती हैं, उलझने के बाद वो फिर से जब सुलझती हैं, जिसे पुनर्संयोजन बोला जाता है। इससे क्या होता है, आयनित कण और ऊर्जा बाहर निकलती है। जो सन स्पॉट के पास के क्षेत्र होते हैं, पास के क्षेत्र, वहां पे ऐसा होता है, जो आयनित कण और ऊर्जा निकली है उसी को सौर ज्वाला बोला जाता है। और ये कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है सन पे, कभी कभी होता है। आगे देखते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। ये भी सिमिलर इसी के जैसा है। जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं फंस गई हैं और जब वो फिर से सुलझ रही हैं तो क्या होगा, बहुत सारी ऊर्जा निकलेगी, बहुत सारी ऊर्जा। इसके साथ क्या होता है कोरोनल मास इजेक्शन के साथ, कि इसके साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बाहर निकलता है, चुंबकीय क्षेत्र और आयनित कण, बहुत सारे आयनित कण, ऊर्जा, ये सब बाहर की ओर निकलती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा कोरोना वाला क्षेत्र था, सबसे ऊपर वाला क्षेत्र, वहां से ये होता है कोरोनल मास इजेक्शन, कोरोना की सतह से यानी कोरोना के पास से होता है। और क्या होता है, इसमें प्लाज्मा भी बाहर फेंका जाता है। जो हमारा प्लाज्मा है, गर्म प्लाज्मा, वो भी बाहर की ओर फेंका जाएगा। तो इसके साथ प्लाज्मा निकलेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी निकलेगा, आयनित कण भी निकलेंगे। लेकिन जो हमारे सौर ज्वाला है वो कहां से उत्पन्न होगा, सन स्पॉट के पास से। और इसमें प्लाज्मा नहीं निकलेगा, सिर्फ आयनित कण और ऊर्जा बाहर निकलेगा। और ये एक विस्फोट जैसा दिखाई देगा, चमक जैसा। लेकिन यहाँ पे प्लाज्मा बाहर की ओर फेंका जाएगा कोरोनल मास इजेक्शन में। उसके बाद देखते हैं सौर पवन। सौर पवन क्या होता है, कोरोना की सतह से, कोरोना की सतह से निकलने वाला प्लाज्मा या आयनित कण, जो हमेशा होता रहता है धीरे धीरे, हमेशा, यानी कि इसमें से हमेशा आयनित कण निकलते रहते हैं। सौर पवन बोला जाता है कोरोना की सतह से। इन दोनों में क्या था, जो ऊपर वाले थे, सौर ज्वाला और कोरोनल मास इजेक्शन, ये है चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित। यानी जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उलझ गई हैं, दोबारा जब वो सुलझेंगी तब ऐसा होगा। लेकिन जो सोलर विंड है वो हमेशा चलती रहेगी। और कोरोनल मास इजेक्शन और सौर पवन में क्या होता है, प्लाज्मा बाहर फेंका जाता है। प्लाज्मा, इसमें बहुत ज्यादा प्लाज्मा, इसमें कम प्लाज्मा बाहर की ओर फेंका जाता है। लेकिन जो सौर ज्वाला है उसमें विस्फोट जैसा होता है और ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, और इन दोनों की स्पीड थोड़ी कम होती है। चलो आगे अब देखते हैं अरोरा या ध्रुवीय ज्योति। अब क्या होता है कि जैसे ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी से क्या होता है, इसके ध्रुव, उत्तरी ध्रुव
नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब क्या है, पृथ्वी के पास अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है, पोल है मतलब चुंबक की तरह काम करती है पृथ्वी। अब किसी चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र लिखा है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, तो यहाँ से निकल के यहाँ की ओर ऐसे जाती हैं, तो पृथ्वी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेती है पूरा। अब इस चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है, जो जो भी सौर पवन या कुछ भी आता है सन से, उससे पृथ्वी की रक्षा होती है, पृथ्वी को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ध्रुवों के पास यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे खाली पड़ा है। अगर कुछ कोई कण वगैरह यहाँ से घूम के इधर आ जाए तो एंटर कर जाएंगे पृथ्वी में। तो क्या होता है, जब आयनित कण ध्रुवों के पास से एंटर करते हैं वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल में। अब वायुमंडल में क्या है, गैसें हैं। अब क्या होता है, जब गैसें जो जिसमें से ज्यादातर हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। कमेंट करके बताएंगे कि कितनी परसेंट नाइट्रोजन और कितनी परसेंट ऑक्सीजन है पूरे वायुमंडल में। मूल रूप से ये दो गैसें हैं। अब क्या होता है, जो आयनित कण है वो इनसे रिएक्शन करते हैं, जिससे क्या होता है, यहाँ पे रंग जैसे दिखाई देते हैं, आतिशबाजी जैसे। आतिशबाजी जैसा होता हुआ दिखाई देता है ध्रुवों पे, जो आयनित कण निकल के आ रहे थे सौर पवन से और कोरोनल मास इजेक्शन से। उस वजह से क्या होगा, यहाँ पे लाइटनिंग होगी, आतिशबाजी जैसा दिखाई देगा, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे उत्तरी ध्रुव के अलग नाम से और दक्षिणी ध्रुव पे अलग नाम से। उत्तरी ध्रुव में इसे अरोरा बोरियालिस के नाम से जाना जाएगा, और यही दक्षिणी ध्रुव पे इसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाएगा। याद कैसे करेंगे इसको, हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी ध्रुव से ऑस्ट्रेलिस हो गया। अब क्या होता है, ये अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं, और वो डिपेंड करता है ये जो आयनित कण है वो कौन सी गैस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। अगर ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तब ये 3 रंग देंगे, या तो ये गुलाबी रंग के दिखाई देंगे, गुलाबी, नीले या बैंगनी। जब जो आयनित कण है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तब वो गुलाबी, नीले या बैंगनी दिखाई देंगे। लेकिन अगर वही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तब वो या तो हरे दिखाई देंगे या लाल दिखाई देंगे। चलिए आगे चलते हैं और अब देखते हैं सौर चक्र, सोलर साइकिल। सोलर साइकिल क्या होता है, जो हमारा सूर्य है उस पे हर 11 वर्ष में जो उसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो बदल जाती हैं। हर 11 वर्ष में क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं सूर्य पे वो बदलती रहती हैं हर एक 11 वर्ष में। और क्या होता है, सूर्य के जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है वो अपना स्थान बदल लेते हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बदल गई हैं तो ध्रुव भी बदल जाएंगे, जाहिर सी बात है। अब क्या होता है, जो सौर साइकिल है वो डिपेंड करता है कि सूर्य पे कितने सन स्पॉट होंगे, इसी साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है। अब क्या होता है, जब साइकिल स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग और एंडिंग दो है, शुरुआत हुई है और एक होगा मिड, बीच में। अब क्या होगा, जब सौर साइकिल स्टार्ट होगी तब सन स्पॉट सबसे कम होंगे, सबसे कम। और जब बीच में सौर साइकिल पहुंचेगी तो वहां पे क्या होगा, सन स्पॉट सबसे ज्यादा होंगे, सबसे अधिक, जिसे सोलर मैक्सिमम बोला जाता है।
सौर अधिकतम, सौर अधिकतम। और यहाँ पर क्या होगा, सनस्पॉट सबसे ज्यादा होंगे, जिस वजह से कोरोनल मास इजेक्शन भी ज्यादा होगा। और कोरोनल मास इजेक्शन से क्या होता है, मैं बताना भूल गया था, जो हमारा जीपीएस सिस्टम है वो खराब हो जाता है, पूरा गड़बड़ करने लगता है। और एंड में क्या होगा, इस सौर साइकिल के, सोलर साइकिल के एंड में आते आते क्या होगा, सन स्पॉट फिर से कम हो जाएंगे, सन स्पॉट कम हो जाएंगे। इन दोनों कंडीशन को, जब जो हमारे सन स्पॉट है वो कम है, उसे क्या बोला जाता है, सोलर मिनिमम, यानी सौर न्यूनतम। और यहाँ पे जो कोरोनल मास इजेक्शन है वो कम होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं ग्रह। ग्रह क्या होते हैं, प्लैनेट भी खगोलीय पिंड होते हैं। खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा क्या होता है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट ये है, जब ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूम रहा है तब इस ऑब्जेक्ट का परिक्रमा करना कहलाता है। परिक्रमा, रिवोल्यूशन, यानी कि किसी वस्तु के चारों ओर घूमना, उसे बोलेंगे परिक्रमा। और जब यही ऑब्जेक्ट अपने ही अक्ष पर, ये ऑब्जेक्ट है ये अपने ही अक्ष पर जब घूमे तब इसे घूर्णन बोला जाता है, रोटेशन। तो ग्रह क्या है, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब 2006 में क्या हुआ था, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक हुई थी। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, और इन्होंने ग्रह की परिभाषा दी थी इस बैठक में, जिसमें इन्होंने 3 बातें बताई थी। पहला बताया था, ग्रह होने के लिए उसे एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमना होगा, यानी कि कोई भी अगर ग्रह बनना चाहता है खगोलीय पिंड, तो उसको एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमना होगा, इलिप्टिकल, अंडा जैसा उस कक्षा में घूमना होगा, ऑर्बिट में। दूसरा इन्होंने बताया कि उसका आकार इतना बड़ा हो कि गुरुत्वाकर्षण से वो गोल हो जाए, यानी कि जो उसकी शेप है वो गोल होनी चाहिए, लगभग गोल। तीसरा इन्होंने बताया कि उसे अपनी कक्षा के जो छोटे खगोलीय पिंड हैं, उन्हें साफ कर सके, यानी उन्हें हटा दे, अपनी ग्रेविटी से उन्हें हटा सके। 3 बताए, पहला दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमना होगा, दूसरा उसे गोल होना पड़ेगा, तीसरा बताया कि वो अन्य जो दूसरे खगोलीय पिंड है उनको अपनी कक्षा से हटा दे। अब जो हमारा एक प्लूटो था, जो 2006 में ग्रह नहीं बचा है, बौना ग्रह बना दिया गया है, ये क्या करता था, तीसरा वाला काम नहीं कर पा रहा था। क्या था ना, जो कुछ और खगोलीय पिंड थे उनको हटा नहीं पा रहा था, इसलिए इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया और बौना ग्रह बना दिया गया। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे ग्रह 8 हो, जिसमें हमारा पहला है ये बुध।
पहला हो गया बुध मरकरी, दूसरा शुक्र यानी वीनस, तीसरा पृथ्वी अर्थ, चौथा मंगल मार्स, पांचवा बृहस्पति जुपिटर, छठा शनि सैटर्न, सातवां अरुण, आठवां वरुण। ये हो गए हमारे 8 ग्रह। अब जो हमारे ग्रह है ना उनको 2 भागों में बांट सकते हैं हम। पहले जो 4 है ना उनको इनर प्लैनेट बोलते हैं, आंतरिक ग्रह। इनर प्लैनेट, इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब पार्थिव, पार्थिव प्लैनेट भी बोलते हैं। और जो हमारे दूसरे टाइप के बचते हैं जो 4 बाद वाले, उनको आउटर या जोवियन प्लैनेट बोलते हैं। आउटर मतलब बाहरी, क्योंकि ये बाहर की ओर है। अब जो हमारे पहले 4 हैं इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनकी जो सतह है ना, सतह वो ठोस है। इनकी सतह ठोस है, इनकी सतह ठोस नहीं है, ये गैस से बने हुए हैं। इनमें से इन दोनों को गैस जाइंट बोला जाता है, गैस दानव। और इन दोनों को जो बाद वाले हैं इनको आइस जाइंट बोला जाता है। आइस जाइंट, गैसी बर्फीले दानव। अब क्या कारण रहा होगा कि जो अंदर वाले ग्रह हैं वो हमारे पार्थिव ग्रह बन गए, यानी टेरेस्ट्रियल बन गए, उनकी सतह ठोस रहेगी। तो उसके 3 कारण बताए जाते हैं। पहला तो बताया जाता है कि ये सूर्य के पास है, सूर्य के पास है, जिस वजह से क्या होगा, तापमान ज्यादा होगा। जब तापमान ज्यादा होगा तो उनके ऊपर की जो गैस वगैरह है वो बाष्पीकृत होके उड़ जाएंगी, बाष्पीकृत होके उड़ जाएंगी, तो इस वजह से ये पार्थिव हो जाएंगे। दूसरा बताया जाता है कि इनका आकार छोटा है, आकार छोटा है। जो हमारे इनर प्लैनेट है उनका आकार छोटा है, आकार छोटा है तो इनकी ग्रेविटी भी कम होगा, गुरुत्वाकर्षण कम होगा। और जब गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा तो ये जो बाहरी गैस है उसको रोक नहीं पाएंगे, गैस उड़ जाएगी, तो ये पार्थिव हो जाएंगे। तीसरा बताया जाता है कि जो सौर आंधी है, सौर फ्लेयर्स, सौर ज्वाला, वो क्या होता है, इतनी दूर तक पहुंच जाती है कि इनको ऊपर से सारी गैस उड़ा ले जाए। सौर ज्वाला क्या करती है, गैस को उड़ा ले गई होगी। सौर ज्वाला ने क्या किया होगा, गैस को उड़ा ले गई होगी, जिस वजह से ये सिर्फ ठोस बचे होंगे, ठोस ठोस वाली सतह। आगे देखते हैं। हाँ, हमारे ग्रह आ गए। अब एक एक ग्रह को देखेंगे। पहला है हमारा बुध मरकरी। बुध क्या है, सबसे छोटा ग्रह है एक तो, सबसे छोटा और सबसे पास है, सूर्य के सबसे पास है, और इसका कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह की बात करें तो इसका कोई उपग्रह नहीं है। और इसका परिक्रमण, जो परिक्रमण काल है, सबसे कम है। परिक्रमण काल जो ग्रह जितना पास होगा, जितना पास, परिक्रमण काल उतना ही कम, यानी जो जितने पास है उनका परिक्रमण काल कम होगा, दूर वालों का ज्यादा होगा। तो परिक्रमण काल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, दूर की ओर जाएंगे ग्रहों में। और इस ग्रह पर तापांतर जो है, तापांतर
तापांतर बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा तापांतर क्या होता है? जो अधिकतम तापमान है और न्यूनतम तापमान के बीच जो अंतर है उसे तापांतर बोला जाता है। अब यहाँ दिन में क्या होता है, दिन में जो तापमान है वो 427 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। वही जब रात होती है तो माइनस का 173 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, यानी तापांतर 600 डिग्री सेल्सियस का है। जो परिक्रमण काल है इसे कक्षीय गति भी बोला जाता है, यानी कि कक्षा की गति। तो जो बुध है हमारा उसकी कक्षीय गति सबसे कम है। अगला हमारा है शुक्र ग्रह। पृथ्वी का पड़ोस सबसे पास का है, पृथ्वी के सबसे पास। इसे क्या बोर या सांझ का तारा बोला जाता है, क्योंकि ये सुबह शाम दिखाई देता है, इस वजह से बोर का तारा या सांझ का तारा बोला जाता है। इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोला जाता है, क्योंकि इसका जो आकार है वो लगभग पृथ्वी जितना ही है, तो इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी बोला जाता है। और क्या है ना, ये सबसे गर्म है, गर्म या चमकीला, क्योंकि इस पर सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पाए जाते हैं। बादल जो इसका वायुमंडल है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के बादलों से बना हुआ है। बुध पर कोई वायुमंडल नहीं है, बुध पर कोई वायुमंडल नहीं है, और इस पर चंद्रमा की तरह गड्ढे हैं, गड्ढे। चंद्रमा की तरह इस पर भी गड्ढे हैं बुध पर। अब शुक्र में क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल है। अब क्या होता है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हरित गृह प्रभाव पैदा करता है। ये क्या होता है, जैसे ये क्या है शुक्र, ये क्या है इसका वायुमंडल। अब क्या होगा, यहाँ पर उसके बादल है सल्फ्यूरिक अम्ल के। जब जो प्रकाश है, जो लाइट है, सन की लाइट या गर्मी, वो पहुंचती है शुक्र ग्रह पर, तो जब वापस जाती है तो यहाँ पर टकरा जाती है इन बादलों से, और ये बादल इसको वापस नहीं निकलने देते हैं वायुमंडल से, और फिर से यहीं पर वापस लौट आती है। इससे क्या होता है, इसका तापमान लगातार बढ़ता ही रहता है। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। और शुक्र ग्रह क्या करता है, जो सभी ग्रह हैं, सभी ग्रह वामावर्त दिशा में घूर्णन करते हैं। वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की उल्टी दिशा, घड़ी की उल्टी दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन हमारे दो ग्रह हैं ऐसे जो क्लॉकवाइज घूर्णन करते हैं, दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में। जिधर घड़ी घड़ी घूमती है उसी दिशा में ये ग्रह भी घूमते हैं। वो दो ग्रह हैं, शुक्र एक, तो दूसरा है हमारा अरुण, यानी वीनस और यूरेनस। ये दो ग्रह ऐसे हैं जो दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं, बाकी सब ग्रह वामावर्त दिशा में घूमते हैं। शुक्र में इतना ही। अब देखते हैं पृथ्वी को तो बाद में देखेंगे। अपना ग्रह है मंगल, जिसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। लाल ग्रह क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा है, आयरन ऑक्साइड इसकी सतह पर है, जिस वजह से ये लाल रंग का दिखाई देता है। इसके उपग्रह दो हैं, एक तो डीमोस है, दूसरा फोबोस है। इसके दो उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। और क्या है ना, इसके मंगल ग्रह पर ही
हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी है, ज्वालामुखी भी है, जिसका नाम ओलंपस मॉन्स है। और इस ज्वालामुखी से जो पर्वत बना है उसका नाम निक्स ओलंपिया है। उसका नाम है निक्स ओलंपिया। इसमें बस इतना ही याद रखेंगे। अगला है हमारा बृहस्पति, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसी जुपिटर के नाम पर ही बाहरी ग्रहों को जोवियन प्लेनेट बोला जाता है। और इसका जो गोल्डन काल सबसे कम 9 घंटा 55 मिनट, यानी 9 घंटा 55 मिनट में ये अपनी दूरी पर घूम जाता है। और सबसे ज्यादा गोल्डन काल जो है वो है शुक्र का। यहाँ पे लिख देते हैं, गोल्डन काल सर्वाधिक, सबसे कम बृहस्पति का, सबसे ज्यादा शुक्र का। और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। कितने हैं वो याद नहीं करने, क्योंकि ये बदलते रहते हैं। सिर्फ मंगल के याद रखने हैं दोनों, और पृथ्वी का एक जो अपना है चंद्रमा, वो इनके बदलते रहते हैं। इनके सिर्फ बड़े बड़े या फेमस जो कुछ हैं वो याद रखने हैं। और जो इसका सबसे बड़ा है बृहस्पति का, गैनीमेड है। गैलीलियो ने क्या किया था, इन्होंने इसके 4 उपग्रह खोजे थे, जिस वजह से 4 उपग्रहों को गैलीलियन उपग्रह बोला जाता है। गैलीलियन उपग्रह वो कौन कौन से हैं? पहला है आयु, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो। ये सब याद रखने हैं। एक चीज और याद रखनी है इसमें, जो बृहस्पति है ना, इसके वायुमंडल में एक बवंडर जैसा घूमता रहता है, जिसे द रेड जायंट के नाम से जाना जाता है। द ग्रेट रेड जायंट के नाम से जाना जाता है। अगर गूगल पर कभी सर्च करो जुपिटर, तो उसमें देखना ऐसे गोल गोल घूमता हुआ दिखाई देगा उसके वायुमंडल में, लाल रंग का, रेड कलर का। चलो आगे देखते हैं शनि। इसकी विशेषता प्रमुख क्या है? इसकी जो सतह है उसके चारों ओर बलय पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 7 है, यानी 7 बलय पाए जाते हैं। और इन बलयों को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था, लेकिन वो समझ नहीं पाए थे कि ये क्या है। सबसे पहले जो इन बलों को देखा था वो आइजोन ने देखा था, क्रिश्चियन आइजोन्स, इन्होंने देखा था। और इन्होंने ही आइजोन सबसे पहले बताया कि बलय हैं। इन्होंने ही बताया कि बलय हैं। इन्होंने देखा था कि चारों ओर कुछ है, लेकिन ये बता नहीं पाए थे। आइजोन्स ने ही इसके उपग्रह टाइटन की खोज की है, जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। और आगे देखते हैं, आइजोन के बाद कैसिनी, इन्होंने बताया कि 7 बलय हैं, और इन बलयों के बीच में गैप है, यानी ये आइजोन समझ रहे थे कि सिर्फ एक ही बलय है,
लेकिन जब कसीनी ने देखा तो उन्हें बल्ले जो है ना अलग अलग दिखाई दी। तब उन्होंने बताया कि इसमें टोटल 7 बल्ले हैं। तो कसीनी ने टोटल बल्ले खोजी कितनी है, उनके बीच की दूरी, कैसीनी ने बताया कि बीच में कुछ दूरियां हैं बल्ले में और टोटल 7 बल्ले हैं। और सनी का जो घनत्व है, जो है वो सबसे कम है। इसका घनत्व पानी से भी कम है, यानी अगर इसे जब पानी में डाला जाए तो वो तैरने लगेगा पानी में। और जो घनत्व सबसे ज्यादा है, वो है हमारी पृथ्वी का। आगे देखते हैं अरुण, यूरेनस। पहला तो ये 3rd लार्जेस्ट है, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा है और इसकी जो खोज है वो 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी। इसके चारों ओर भी बल हैं, और उनकी टोटल नंबर है 9, जिनमें से 5 को नाम दिया गया है ऐसे करके, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ऐसे करके 5 बलों को नाम दिया गया। टोटल है 9, 5 को नाम दिया गया। और ये बताया था कैसा घूमता है, दक्षिणावर्त। ये घूम रहा था और शुक्र घूम रहा था, ये दोनों दक्षिणावर्त घूम रहे हैं क्लॉकवाइज। और जो अरुण है ना वो सबसे ज्यादा झुका हुआ है, सबसे ज्यादा झुकाव है इसका। जो झुकाव है ना, क्या होता है ना, कोई ग्रह है ना उसकी ये क्षैतिज अक्ष होती है, क्षैतिज अक्ष, और एक होती है ऊर्ध्वाधर अक्ष, हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल। और एक क्या होता है जिसपे वो घूमता है उसे बोलते हैं रोटेटिंग अक्ष, घूर्णन अक्ष, रोटेटिंग। तो जो शनि का रोटेटिंग अक्ष है ना, ये बिल्कुल ऐसे करके बहुत ऐसा हो गया है, यानी कि इसके क्षैतिज अक्ष के जैसा हो गया है। तो ये ग्रह घूमता हुआ नहीं लगता है, सबसे ज्यादा झुकाव की वजह से लुढ़कता हुआ लगता है, लुढ़कता हुआ लगता है, या ऐसे समझ लो लेटा हुआ लगता है। और जो इसका उपग्रह सबसे बड़ा जो उपग्रह है इसका, टाइटेनिया। अगला देखते हैं हमारा वरुण, अंतिम नेपच्यून। क्या है, सबसे अंतिम ग्रह है, सबसे अंतिम ग्रह है हमारा, और अंतिम ग्रह है इसकी खोज 1846 में जॉन गाले ने की थी। और इसके वायुमंडल में क्या है, मीथेन के बादल पाए जाते हैं, मीथेन के बादल। और जो इसका उपग्रह है सबसे बड़ा, उसका नाम है ट्राइटन। ये हो गए हमारे पूरे ग्रह, एक बचा है पृथ्वी, उसको देखेंगे बाद में। आगे चलते हैं क्षुद्र ग्रह क्या है, खगोलीय पिंड, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन क्या है ना, ये ग्रह नहीं बन पाए हैं परिक्रमा, क्योंकि 3 कंडीशन चाहिए। तो ये पहली तो फुलफिल कर रहे हैं, फिर परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन ये इतने बड़े नहीं हैं ये गोल हो सके या दूसरे जो खगोलीय पिंड है उनको हटा सके। इस वजह से इनको क्षुद्र ग्रह बोला जाता है।
एक क्षुद्र ग्रह का नाम याद रखेंगे, फॉरबेस्टा। क्षुद्र ग्रह। अब जो याद रखना है इम्पोर्टेंट वो है क्षुद्र ग्रह पट्टी। ये पूछता है कि ये किन दो ग्रहों के बीच में है, किन दो ग्रहों के बीच। तो नाम याद रखेंगे, एक तो मंगल और दूसरा बृहस्पति। इन्हीं दो ग्रहों के बीच में है हमारी क्षुद्र ग्रह पट्टी, एस्टेरॉयड बेल्ट। थोड़ा चित्र में दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे, ये है मंगल, ये है बृहस्पति। इन दोनों के बीच में छोटू छोटू से देख रहे हो, यही है हमारे एस्टेरॉयड्स। यही एस्टेरॉयड्स हैं, और जो पूरी बेल्ट दिखाई दे रही है, ये सब घूम रहे हैं, यही है हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट। चलो, क्षुद्र ग्रह पट्टी हो गई। उसके बाद है कुइपर बेल्ट। कुइपर बेल्ट क्या है, हमने देखा नेपच्यून यानी वरुण। वरुण के बाद में जो छोटे छोटे, जैसे क्षुद्र ग्रह पट्टी थी वैसे ही कुइपर बेल्ट है, कुइपर पट्टी। इसमें क्या, बर्फ के टुकड़े हैं, आईसी यानी कि आईसी बॉडीज, बर्फीले पिंड है जो नेपच्यून के बाद में पाए जाते हैं। फिर से चित्र में दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, ये देखो वरुण है, नेपच्यून। उसके बाद जो ये दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, यही है हमारी कुइपर बेल्ट। चलो आगे, कुइपर बेल्ट हो गया। अब आ जाओ बॉनी ग्रह पे। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा। लेकिन ये क्या है, उतने बड़े नहीं है कि ये, उनके पास इतनी ग्रेविटी नहीं है कि ये दूसरे जो उनके कक्षा में आ रहे हैं उनको हटा सकें। तो इसलिए इनको बौने ग्रह का दर्जा दिया गया है। टोटल 5 बौने ग्रह पढ़ेंगे हम, जिसमें से एक बौना ग्रह सेरेस जो है वो क्षुद्र ग्रह पट्टी में है, क्षुद्र ग्रह पट्टी में है। और बाकी के हमारे चारों बौने ग्रह कुइपर बेल्ट में है। यानी कि जो सेरस है वो क्षुद्र ग्रह पट्टी में है, और जो यम, एरिस, ओमिया और मेघ है वो कुइपर बेल्ट में है। क्लियर। ओमिया के बारे में याद रखेंगे कि ये सबसे तेज घूर्णन करता है, जिस वजह से क्या हुआ, ये फैल गया, घूम रहा है तो लंबा सा हो गया, घूमते घूमते इतनी तेज घूमता है, अंडे जैसा दिखाई देता है, अंडा। और तो कुछ याद नहीं करना है इसमें। चलो आगे देखते हैं, उल्का पिंड, उल्का और उल्कासम। देखो क्या होता है, जो क्षुद्र ग्रह हैं उनसे क्या होता है, कभी कभी क्षुद्र ग्रह या बौने ग्रह हैं, उनसे कुछ चट्टान टूट जाती है, और क्या होता है, पृथ्वी अपने ग्रेविटी से, पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से उन्हें अपनी ओर खींचता है। तो क्या होता है, ये जो पत्थर हैं, जो चट्टानें, वो खींची चली जाती हैं पृथ्वी की ओर। तो उसी वजह से इनके अलग अलग नाम पड़े हैं। जब वो चट्टान अंतरिक्ष में ही घूम रही है तब उसको मेटेओरॉइड्स बोलेंगे या उल्का पिंड बोलेंगे। जब उल्का पिंड, क्या होगा, जब चट्टान अंतरिक्ष में है, अंतरिक्ष में है। अब क्या होगा, ये मेटेओरॉइड जो उल्का पिंड है, यही उल्का पिंड जब पृथ्वी के वायुमंडल में घुसेगा, और पृथ्वी के वायुमंडल में एक परत होती है मध्यमंडल, मीसोस्फीयर। इसमें क्या होता है, ये जलने लगेगा, जो उल्का पिंड है हमारा वो जलने लगेगा, घर्षण की वजह से जलने लगेगा।
जब जलने लगेगा तब वहां पर इसको उल्का बोला जाएगा। मेटियोर उल्का भी बोलते हैं इसको, टूटता तारा भी बोलते हैं, टूटता तारा, या लूका भी बोला जाता है, लूका। अब क्या होगा, जल जला के जब ये उल्का जो है वो पृथ्वी की सतह पर आ जाएगी, मेटियोराइट्स, उल्कास्म, जब टूट टाट के पृथ्वी की सतह पर गिरेगी आके, पृथ्वी की सतह पर आकर गिरेगा, तब बोला जाएगा उसको मेटियोराइट, उल्कास्म। यानी कि जो बचा कुचा है, जल जलने के बाद जो भी बचा है वो जब पृथ्वी पर आ जाएगा तब उल्कास्म हो जाएगा। पहले उल्का पिंड, फिर उल्का बनेगा, फिर उल्कास्म। आगे देखते हैं धूमकेतु। धूमकेतु क्या होता है, धूमकेतु या पुच्छल तारे जिन्हें कॉमेट बोलते हैं। अब जो हमारा कुइपर बेल्ट है, कुइपर बेल्ट, वहां पे हमने देखा क्या है, आइसी बॉडीज है, यानी बर्फ के बहुत सारे पिंड है, वो भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, है ना, कि परिक्रमा कर रहे हैं। जब ये परिक्रमा करते करते सूर्य के नजदीक पहुंचते हैं, सूर्य के पास, जब कभी भी सूर्य के पास पहुंचते हैं तब क्या होता है, ये जलने लगते हैं, क्योंकि ऊपर बेल्ट में जो आइसी बॉडीज हैं इनके पास आइस है, जमे हुए हैं ये, और इन जो बॉडीज हैं, जो खगोलीय पिंड है, उनमें धूल होगी, गैस भी होगी, लेकिन अभी जमी हुई है। जैसे ये सन है, ये घूमता हुआ जा रहा था यहाँ पर, अब क्या होगा, इसमें से जब आइस निकलेगी तो ऐसे करके पूंछ जैसी बना लेगी, पूंछ जैसी, जिस वजह से इसे पुच्छल तारा बोला जाता है, और ये चमकता हुआ दिखाई देगा, और जो पूंछ है वो सूर्य के दूर की ओर रहेगी। सबसे फेमस जो पुच्छल तारा है वो है एले, और ये 76 साल में एक परिक्रमा पूरी करता है। ऊट क्लाउड उसका यहाँ है, ऊट क्लाउड। जो हमने कुइपर बेल्ट देखी, कुइपर बेल्ट, इसके बाद में जाएंगे तब हमें दिखाई देगा ऊट क्लाउड। इधर ये है हमारी कुइपर बेल्ट, इसके बाद इस साइड उधर जो पूरा बचा कुचा है सब ऊट क्लाउड है। जो नेबुला बची हुई है ना, वही समझ लो। यहाँ तक इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, मजा आया हो तो लाइक कर दें, और कमेंट में उसका आंसर बताना है, N2 और O2 वाले का। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, आगे ऐसी वीडियो आती रहेंगी, बहुत कुछ सीखेंगे आप इससे। धन्यवाद।